आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ, मैं उसे भूल जाना चाहती थी। वह बड़ी अजीब घटना थी, लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। मेरा बेटा बहुत बड़े कंपनी में काम करता था और देखने में भी बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। वह इस परिवार का इकलौता वारिस था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लगती थी। मुझे अजीब इसलिए लगती थी कि मैं उसकी माँ थी। उसकी शादी इतनी जल्दी हो रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतना ही तेजी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था। वो भी इस बात की चिंता में डूबी हुई थी और बोली, माँ, अगर आज भी ऐसा ही कुछ हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा अच्छा शब्द निकालो। मैं पहले से ही चिंतित हूँ। सभी मेहमान आ चुके हैं, लेकिन शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे, इसीलिए लोग पहली शादी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे और ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा इस शादी से बहुत खुश था। कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी यह पत्नी पहले वाली पत्नी से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो इसीलिए शादी से राजी हो गया था। सर्दी का मौसम था, ज्यादातर मेहमान घर में ही ठहरे हुए थे। शादी समारोह हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी हुई है। मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ कि शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है, कॉफी शॉफी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, थक जाएगी बेचारी। जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को अपनी शादी का बहुत शौक होता है। उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाकर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी। मेरी जेठानी सबसे बड़ी थी, इसीलिए सोचा इनसे सलाह मशवरा कर लूं, लेकिन उसने मुझे ही बातें बता दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकालकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास बैठ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद कर आई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची, तुम थोड़ा सब्र जरूर करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा, अगर मेरा बेटा कुछ उल्टे सीधे बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे तक ही रखना। सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर घबरा गई। मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ, वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इस घर की इज्जत अब मेरी भी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था, लेकिन सब बहुत थके हुए थे, इसीलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें वैसे भी बहुत शांत होती हैं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद आखिरकार मैं सोने चली ही गई, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी और मेरी आंखें बार बार घड़ी को देखी जा रही थी। काश सुबह जल्दी होती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक जोरदार चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीख शुरू हो गई। यह एक लड़की की चीखने की आवाज थी और वह लड़की कौन हो सकती है, मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाजा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास दुपट्टा है भी या नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों से बाहर भागती हुई आई थी। वह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा कि बेटा, क्या हो गया है। सब उसको संभालने में लग गए, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। अब कोई बेहोश होता है तो उसे पानी छींटे वगैरह मारे जाते हैं।
लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी हम लोगों ने बुला लिया। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया है। वह सब लोग मुझे अजीब सी नजरों से देखे जा रहे थे, सवाल ही सवाल हर तरफ से, और मैं परेशान से हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया, तो वह भी अपने कमरे में नहीं था। उसका फोन भी बंद था। कमरे की हालात बिल्कुल नॉर्मल थी और कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी, कोई चीज टूटी फूटी या उसने अपने बीवी पर हाथ उठाया हो। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा दिलीप कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की फिक्र थी। मैं अस्पताल में वापस आ गई। 2-3 घंटे बाद में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी, बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारी ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को क्या जवाब देंगे, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा सुबह मुंह दिखाई की रस्म हो जाए, फिर अपनी माँ के साथ घर चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से ना कोई समाज रोक सकता है और ना ही कोई कानून। मैं नई पीढ़ी की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीकों से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे एकटक से देखी जा रही थी। यह तो पहले भी हो चुका था जब दिलीप की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वह मेरी पसंदीदा लड़की थी, वह मेरी बेटी की दोस्त थी और मैं उसे बहुत पसंद करती थी। मैं उसे बहुत खुशी से घर लेकर आई थी। उन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था। वह अमीर पिता की एकलौती बेटी थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घर आना बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों में मैंने महसूस किया था कि जैसे वह दिलीप को पसंद करने लगी है और शायद इसीलिए रिश्ता भी भेजा गया था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। शादी की पहली रात चिल्लाती कमरे से बाहर भागी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया था। सबने उसे बहुत समझाया कि बेटा अपनी जिंदगी के बारे में तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। और अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन वह भी कह रही थी अगर मुझे नहीं रहना है तो बस नहीं रहना है, आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की के माँ बाप बार बार कह रहे थे कि उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उससे पूछें कि उसने हमारी बेटी के साथ ये ऐसा क्या किया है। हम आपके बेटे को नहीं छोड़ेंगे, उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। दिलीप घर आ चुका था। सब उस पर सवालों के बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप्पी साध ली, कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी दिलीप को बहुत बुरा भला कहा और धमका कर चले गए। अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने नाक कट गई थी हमारी। लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन दिलीप अपने मुंह से एक शब्द भी कुछ कहने को नहीं तैयार था। दिलीप के पिताजी पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ी थी। घर में जमा लोगों ने हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़की की माँ बाप तो काबू में नहीं आ रहे थे, बहुत चीख चीख कर मुझे बुरा भला कह रहे थे। लेकिन उस बेचारों की क्या गलती थी, आखिर उसकी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई थी। आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। काश दिलीप के पिताजी होते तो मैं इतनी जल्द हिम्मत न हारती। लोगों के तानों को मैं अकेले ही सुनती जा रही थी। दिलीप बड़ा था। दिलीप से छोटी मेरी बेटी थी जो अभी कॉलेज में पढ़ती थी और दिलीप एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी जॉब करता था। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। दिलीप को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था कि पता नहीं शायद दिलीप पागल है, कोई कह रहा था लगता है दिलीप को दिमागी मरीज है,
तो कोई कह रहा था पता नहीं उसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया कि वह इतना ज्यादा डर गई है। जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असली वजह पता नहीं हो तो वह खुद ही नई नई कहानियां बना लेते हैं और खुद की बनाई हुई कहानियों को वो लोग सच मानने लगते हैं। यह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन समस्या तो ये थी कि सच में मुझे भी पता नहीं था ऐसा क्या था कि सुहाग रात को मेरी ही बहुएं मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई भागती हैं। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा, हो सकता है उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उसके घर पर फोन कर दिया। भले ही हमसे कोई रिश्ता नहीं रखा था, उन लोगों ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उनका हाल चाल लेने के लिए फोन किया। फोन लड़की के माँ ने उठाया था। मैंने पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? मेरी आवाज सुनते ही वो भड़क गई। मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है। खबरदार जो आगे से आपने फोन किया। यह सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वह कम से कम 6 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। क्या कमी थी कि उसकी पत्नियां उसे डर कर भाग जाती थी? दिलीप की बात करूं तो दिलीप बहुत ही सीधा साधा बच्चा था। बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसी हरकत नहीं थी जो अब नॉर्मल होती। दिलीप मेरी पहली संतान था। हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन हमारे इतना लाड प्यार देने के बावजूद भी वह नहीं बिगड़ा था। हाँ, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड जरूर था। वह कहता था मेरी खूबसूरत और मेरा स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। उसको पहनने का बहुत शौक था। अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनता, पढ़ाई में भी सबसे ऊपर था। नौकरी टाइम से मिल गई थी। अपनी बहन के लिए एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन शीला को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर आता। घर में खर्च के लिए भी पैसा देता। कभी मुझसे ऊंची आवाज में बातें नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे जो मैं कहती कि गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा भी नहीं करता था। बस उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे। एक सबसे अच्छा दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फोन पर बात हो जाया करती थी। मुझे भी अपने दोस्तों से बात करवा देता था। कभी कभी मुझे भी कहता कि क्यों न हम शीला की शादी इसी से कर दें। बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब नॉर्मल ही था, लेकिन ये जो 2 बार हुआ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी। ऐसा क्या करता था अपने पत्नियों के साथ कि वह भाग जाती थी। दिन धीरे धीरे आगे सरकते गए। दिलीप थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत बातें करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि दिलीप की तीसरी शादी कराऊं और ऐसी लड़की से कराऊं जो मुझे बताए कि आखिर सुहागरात के कमरे में दिलीप ऐसा क्या करता है कि दुल्हनें भाग जाती हैं। दिलीप की दोनों पत्नियों से तलाक हो चुकी थी। मैं चाहती थी कि ये जो बहू आए मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग कर न जाए। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और ये भी अच्छी तरह जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितना बड़ा बदनामी होता है। बहुत सोच समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि मैं दिलीप की शादी एक तलाकशुदा विधवा से करवाऊंगी, जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो और वह तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो। और जल्दी मुझे एक ऐसी लड़की भी मिल गई। लड़की के घर वालों को ही शादी की जल्दी थी, इसीलिए उन्होंने भी ज्यादा छानबीन नहीं की। लड़की बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। दुबली पतली और सामान्य से नए नक्शे वाली लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पहली पत्नी कुछ समय ही रही, फिर वह छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैंने दिलीप को लड़की की फोटो दिखाई तो उसने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। मुझे शादी नहीं करनी है। इतनी आम शक्ल सूरत वाली लड़की, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी है। दिलीप की बात सुनकर मैंने डांटते हुए कहा था, तुम चुप हो जाओ। जिस तरह तुम्हारी हरकतें हैं ना, उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक माँ हूँ, सोचती हूँ कब तक बैठी रहूंगी और तेरा ध्यान कब तक रखूंगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी जिंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आंखों में आंसू देखकर दिलीप चुप हो गया। शादी के लिए रजामंदी दे दी और अपने कमरे में चला गया। कहीं न कहीं दिलीप के दिल में चोर जरूर था। वह मुझसे नजरें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था कि मैं सच जान कर रहूंगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर लूंगी।
लेकिन उसे यह नहीं बताऊंगी कि पहले उसकी पत्नियां डरकर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूंगी, उसे भरोसा दिला दूंगी अगर कुछ ऐसी वैसी बातें है तो मुझे बताए, मैं उस समस्या का समाधान जरूर करूंगी। इस बार शादी का प्लान मुझे बहुत सादगी से करना था और फिर मैंने बहुत ही सादगी से दिलीप की शादी कर दी। लड़की का नाम प्रियंका था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मम्मी रहने दो, भाई की उसी के हाल पर छोड़ दो, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटा हो सकता है कि तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे सुलझाना हमारा फर्ज है। खैर शादी निपट गई। इस बार मैंने ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरे रिश्ते में नहीं थे। मेरे कुछ जानने वाले और मेरे सहेलियां वगैरह थी और उनके परिवार वाले थे। प्रियंका को मैंने दिलीप के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए प्रियंका के हाथ को अपने हाथों में लिया और उसके हल्के से दबाते हुए बोली, प्रियंका बेटा, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रियंका आश्चर्य से मुझे देखने लगी कि भला ऐसे कौन सी जरूरी बात है जो अभी करनी है। मैंने प्रियंका को समझाते हुए कहा, बेटा दिलीप शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल में मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे और तुम्हें डराने की कोशिशें करे जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो सब कुछ मुझे बता देना, बस तुम्हें उसके डराने धमकाने में, उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। प्रियंका ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया। मैं थोड़ी संतुष्ट हो गई थी और प्रियंका को आराम करने का बोलकर मैं बाहर आ गई थी। मैं अपने कमरे में गई। वहाँ हर हाल में मैं सोने की कोशिश करने लगी पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोफे पर बैठ गई। मेरी बेटी शीला को मैंने अपने कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। शीला कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी जी आप जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। आप हर समस्या का समाधान सादी ही समझती हैं। आपको किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। शीला जा चुकी थी। मैं सोफे पर लेटी दिल ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि हे भगवान ये रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी हो। घड़ी टिक 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 कर रही थी और मेरे सर पे हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं अपने भगवान को मनाने में लगी हुई थी। तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। प्रियंका चीखते हुए बाहर आई थी और पागलों की तरह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे गेट से अंदर लिया। मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा सा शांत किया। प्रियंका बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी। वह जब थोड़ा शांत हुई तो बदहवासी में बोली कि आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करा लेनी चाहिए थी। अगर आप पहले ऐसा कर लेती तो आपको और मुझे यह दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रियंका बहुत ही समझदार बच्ची थी। उसके पास तो दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में शादी को निभाना चाहती थी, लेकिन प्रियंका ने शादी को नहीं निभाया और वह दिलीप को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन प्रियंका के घर से फोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम ये काम अदालत से भी कर सकते हैं। मैं सदमे की हालत में फोन पकड़े सोफे पर बैठ गई। यानी कि अब दिलीप को कोई भी मजबूरी में अपनाने के लिए भी तैयार नहीं था। पहले जो भी मैं बहुएं लाई थी वो अमीर घराने की और सुंदर और पढ़ी लिखी थी, लेकिन प्रियंका तो विधवा थी, गरीब घराने की थी और ज्यादा सुंदर भी नहीं थी। प्रियंका को मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया था, तभी भी इतना ज्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसा क्या कमी थी मेरे बेटे में? हम जो जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे ही दिन वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी, फिर भी ऐसा क्या था? खूबसूरत और पढ़े लिखे अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़की भाग जाती थी। मेरा दिल दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाएं कि आखिर बात क्या है? दिलीप भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में मैं कुछ बातें करने की कोशिश करती, वह उठकर बाहर चला जाता था, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। अब मैं हर वक्त दिलीप पर नजरें रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिससे मैं सुराग तक पहुंच सकूं, लेकिन उसके हाव भाव से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसमें कुछ अब नॉर्मल भी है। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन मैं तंग आकर दिलीप के दोस्त को फोन लगाया। मैंने उससे पूछा, सोनू तुम दिलीप के इकलौते ऐसे दोस्त हो जो दिलीप के बारे में सब जानते हो? सोनू ने बताया कि आंटी, दिलीप अपने दिल की बात मुझसे कभी
कभी भी शेयर नहीं करता है। अपनी शादी के बारे में भी कुछ नहीं बताया है। वो तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि उसकी 3 शादी हो चुकी है और किसी के साथ भी अच्छे से नहीं निभाया है। लेकिन सोनू की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि उसने अपने दोस्त को अपने बारे में भी कुछ नहीं बताया था और बस यही बात मुझे अजीब लगी। सोनू उसका बचपन का दोस्त है, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन शायद उसने ये बात नहीं बताया होगा कि वह शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। शादी की रात को पत्नियों का भाग जाना, वो भी 3 पत्नियों का भाग जाना, बड़ा अजीब मसला था। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन दिलीप को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने एक बार फिर दिलीप की शादी के लिए सोची और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई चाहे कुछ भी हो, मैं जानकर ही रहूंगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। और लड़की भी किसी ऐसी घर से थी जिसे शादी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि यह लोग बहुत गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा, तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है और शादी में आप लोगों को कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राजी कर लिया था, लड़की के माँ बाप भी राजी हो गए, लेकिन मैंने ये बात लड़की के माता पिता को नहीं बताई, बस लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई जरूर थी, लेकिन मैंने शादी से पहले ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो बहुत ज्यादा डर गई थी, फिर खुद को संभालते हुए बोली, कुछ भी हो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की जिंदगी बनती है तो उसमें बुराई क्या है। जो कुछ भी होगा मैं उसे सहन कर लूंगी, और वैसे भी सारे समझौते तो औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की, जिसका नाम रूमी था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लड़की थी। दिल ही दिल में मैं काफी खुश हो रही थी। अगर रूमी मेरी बहू बनती है और मेरे घर में टिकी रहती है तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ रूमी बहुत खूबसूरत भी थी और पढ़ी लिखी भी थी। यह सब था कि उसका परिवार बहुत गरीबी से गुजर रहा था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। बाप की फालिज की शिकायत थी, इसीलिए मजबूर होकर बेचारी मेरे बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो गई। और इस बार शादी मंदिर में हुई। सब कुछ ठीक था और हैरानी की बात तो ये थी कि रात गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। दिलीप कमरे में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ डर की वजह से बेहोश हो गई है। इसके शरीर पर किसी भी तरह के कोई चोट के निशान नहीं है। दिलीप के चेहरे से भी चिंता साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छे से चेक करने के बाद डॉक्टर दवाई देकर चले गए। डॉक्टर ने कहा था कि रूमी को जल्द ही होश आ जाएगा। दिलीप भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं रूमी के पास बैठी रही। थोड़ी देर में रूमी ने आंखें खोल दी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागने लगी थी, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मैंने रूमी का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन रूमी मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी मुझे माफ कर दें, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहें, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूंगी। बस आप मुझे इस घर से जाने दें और रहने को ना कहें और मुझे जाने दें। लेकिन रूमी मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ था, मैं जानना चाहती हूँ। रूमी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम दिलीप की सच्चाई मुझे बताओगी। आंटी, मैं दिलीप के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने दिलीप के बारे में कुछ भी बोला तो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दें। उसकी आंखों में विनती के ऐसे भाव थे कि मैं उसे रोक न सकी। रूमी चली गई थी। मैं इंतजार कर रही थी कि कुछ ही देर में रूमी के माँ बाप का फोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद रूमी ने अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया था। दिलीप की तीनों पत्नियों ने तो दूसरे ही दिन तलाक के लिए मांग कर दी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि रूमी ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया था। इसका मतलब था कि रूमी अभी भी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब मैं दिलीप का चेकअप करा कर रहूंगी।
अपने वो होश हवास में तो दिलीप ऐसा कुछ करने नहीं देगा। इसीलिए एक दिन मैंने दिलीप के खाने में नींद की गोली मिला दी। दिलीप की गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर ने दिलीप के कुछ सैंपल लिए और यह बोलकर चले गए कि जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर चले गए और मैं बेसब्री से दिलीप के रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फोन आया और उन्होंने कहा कि दिलीप के सारे रिपोर्ट नॉर्मल आई हैं। यह सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं थी। अगर दिलीप नॉर्मल है तो शादी की पहली रात ही उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं? सोच सोचकर मेरा दिल दिमाग फटने को लगा था। कुछ सोचकर मैं रूमी के पास गई। रूमी के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगा था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने आई हूँ। मुझे देखते ही रूमी डर गई थी। वह हम लोगों के साथ ज्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही रूमी बोली, आंटी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने रूमी को बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम ही हो। तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज मुझे मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ लेकर रूमी ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी, मैं मजबूर हूँ, प्लीज आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ें। जब रूमी किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई तो फिर मैंने रूमी से कहा कि ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपने आंखों से देख लूंगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर ही सकती हो ना। तुम आज की रात मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपने आंखों से देख लूंगी। पहले तो रूमी डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वह मान गई थी। मैं रूमी को अपने घर में ले आई। उसके माता पिता ने बहुत खुशी से अपनी बेटी के विदा किया था। एक बार फिर से रूमी को दुल्हन बनाकर मैंने दिलीप के कमरे में बिठा दिया था। दिलीप को मैंने पहले ही फोन कर दिया था कि रूमी घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना, आज मैं घर पर नहीं हूँ, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, मैं वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूंगी। मेरी बात सुनकर दिलीप ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था और फोन काट दिया था। दिलीप के कमरे में ही छिपकर बैठ गई थी। आज सब कुछ मैं अपने आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ देर में दरवाजा खुला था और अंदर कमरे में दिलीप दाखिल हुआ। उसने एक नजर सजी सौरी बैठी रूमी पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। रूमी डरी सहमी बैठी थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोककर आने वाली सिचुएशन के लिए मैं खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाज आने लगी थी। आवाज सुनते ही रूमी बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई थी। डर से थर-थर कांप रही थी। मैं हक्का बक्का एक तरफ खड़ी सी देख रही थी। मैं बेहोश होते होते बची। अंदर तो दिलीप गया था, ये औरत की आवाज क्यों? तभी दिलीप बाहर निकला और दिलीप को देखते ही मैं दोबारा बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े रखे थे, बहुत बेहुदा सा लग रहा था और बहुत डरावना मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसा खून उतरा हुआ था। आवाज भी लड़की की तरह ही निकाल रहा था। तुमसे मना किया था, मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद ही होंगी। ये सब दिलीप कह रहा था। रूमी से बहुत भयानक हंसी हंस रहा था। दिलीप रूमी की तरफ बढ़ा। रूमी चीख मारती हुई मेरे पास आ गई। मैं भी बाहर आ गई थी। दिलीप को रोकने की कोशिश कर रही थी। दिलीप, क्या हो गया तुम्हें? तुम होश में तो हो? दिलीप ने मुझे जोर से धक्का दिया था। कौन दिलीप? मैं उर्मिला हूँ, उर्मिला नाम है मेरा। मैंने मौका देखकर रूमी को कमरे से बाहर भगा दिया और इससे पहले दिलीप फिर से मेरे पास आता, मैं भी कमरे से बाहर निकल गई और कमरे को बाहर से बंद कर दिया था। दिलीप की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैंने डरी सहमी रूमी को अपने सीने से लगा लिया था। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा सदमे में थी। रूमी बोल रही थी, आंटी जी, मुझे नहीं मरना है, दिलीप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था अगर मैंने किसी को भी कुछ बताया तो मुझे मार डालेगा, साथ ही मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो आंटी जी, कुछ नहीं होगा रूमी, तुम शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मेरा
दिमाग थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहले ख्याल आया मेरे दिल में, यही आया कि शायद दिलीप पर किसी भूत का साया है। रात बहुत हो चुकी थी। रूमी को मैंने अपने रूम में सुला दिया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फोन किया था। 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारी हालात से अवगत कराया। साथ ही मैंने डॉक्टर से ये भी कहा कि मुझे लगता है दिलीप पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा था, मुझे नहीं लगता यह किसी भूत का साया है, मुझे तो दिलीप दिमागी मरीज लगता है। उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी कैरेक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन न लें, इस मर्ज का इलाज है मेरे पास। अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, बस मरीज बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर दिलीप पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और यह दौरे दिलीप को क्यों पड़ते हैं, इसका सुराग उसके कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाए तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए थे। रूमी अब जग चुकी थी, रात से थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया और अपने पास बिठाकर समझाने लगी। ठीक 10 बजे के करीब दिलीप के दरवाजे पर खटखट की आवाज आ रही थी। मैंने अपने हाथों से दरवाजा खोला था। रूमी को मैंने कमरे के अंदर भेज दिया था। दिलीप एकदम तरोताजा खड़ा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उसे कुछ हुआ हो। मुझे देखते ही नाराजगी से बोला, क्या मम्मी, मेरा दरवाजा बाहर से किसने बंद किया था? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं एकदम नॉर्मल से बातें कर रही थी। मैंने कहा था, पता नहीं किसने बंद किया है बेटा, चलो अब तो नाश्ता कर लो। मैंने उसे बिल्कुल भी जाहिर होने नहीं दिया। दिलीप ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। दिलीप के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैं दिलीप के कमरे में गई, उसकी तलाशी ली। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने बेड पर ही मुझे कुछ किताबें दिखी। रूमी भी अब मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें सेम थी। सब किताबों में एक ही उपन्यास था जिसमें कोई उर्मिला नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया था। उर्मिला धीरे धीरे दिमागी मरीजा बनती चली गई थी। दुल्हन को देखते ही उससे दौरे पड़ने लगते थे और यह उपन्यास पढ़कर दिलीप ने भी अपने आप को उर्मिला की जगह ले ली थी। अपने आप को उर्मिला की तरह चेंज कर लिया था। किसी दुल्हन को नहीं टिकने देता था। दुल्हन को देखकर उर्मिला का पागलपन कम नहीं हुआ था। उर्मिला के कैरेक्टर में ही दिलीप अपने आप को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फोन करके सारी बातें बता दी। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, कुछ दवाइयां दूंगा। जो उपन्यास दिलीप पढ़ता है वह सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल देना। धीरे धीरे उर्मिला दिलीप के दिमाग से बाहर निकल गई। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से और रूमी और मेरे मेहनत से दिलीप अब कुछ ठीक होने लगा था। रूमी दिलीप के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती थी। धीरे धीरे दिलीप का व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में रूमी के लिए प्यार दिखने लगा था। इलाज चलते चलते आज पूरे 3 साल हो चुके हैं। रूमी और दिलीप का एक लड़का भी है। रूमी और दिलीप बहुत अच्छे से रहते हैं। अब दिलीप की बीमारी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अब हमारा परिवार बहुत सुखी से रहता है। हमारे परिवार को अब किसी की नजर न लगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। फिर मिलते हैं।